इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम ना मेरा दिमाग चकरा रहा था। आई लाइक भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ। He was involved in trafficking young women and children. और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ना तुम्हें ये सारी चीजें कोई बता नहीं रहा क्योंकि सारे के सारे सेफ प्ले कर रहे हैं। It's the moment Jeffrey Epstein is asked about his friendship with Donald Trump. In the 90s, Mar-a-Lago was Trump's South Florida party palace, one frequented by Jeffrey Epstein. पीछे एक मीडिया हाउस ने ट्रम्प के खिलाफ कोई स्पेकुलेशंस दे दी थी और उसके ऊपर ट्रम्प ने डेफेमेशन केस कर दिया और अभी सारे के सारे मीडिया हाउस ना खुद को बचाने के लिए फिल्टर आउट होके चल रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मैं बात करनी शुरू करूं उससे पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर ना हो सकता है कि तथ्य थोड़े से इधर से उधर हो जाए क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको यूएस गवर्नमेंट ने कभी बाहर आने ही नहीं दिया और काफी सारी चीजें अनऑफिशियल सोर्सेज से बाहर आई है जिसके हम लोग दावा नहीं कर सकते कि वो सच है या फिर नहीं है। पर मैंने ट्राई किया कि जो चीज सबसे ज्यादा कवर हुई है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आउटरीच हुई है, उन्हीं चीजों को कवर किया जाए। तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा जेफरी एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल्स क्या चीज है, एप्स्टीन आइलैंड क्या चीज थी। मैं उसको दोबारा खींच के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि भैया हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े रैकेट के ऊपर और वो भी माइनर गर्ल्स के ऊपर, जिसके अंदर बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के भी एक बंदे का नाम आ रहा है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पर ये सारी की सारी चीजें जो लिंक्ड है वो है जेफरी एप्स्टीन से। अभी जेफरी एप्स्टीन कौन है? ये एक बिलियनर था, पहले मैथ्स का टीचर था, बाद में इसने अपना करियर चेंज किया और फंड मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर चला गया। मतलब जो भी बिलियनर्स होते हैं ना उनके पास इतने हजारों करोड़ रुपए पड़े होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि इसका क्या करना है। बैंक में रख के एफडी खानी है, किसी स्टार्टअप में लगाना है, किसी स्टॉक में लगाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनके पैसों को मैनेज करते हैं। ये उनको एडवाइस देते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जिससे पैसा ग्रो करेगा और बीच में थोड़ा बहुत मार्जिन लेते हैं। अभी क्योंकि ये बिलियनियर्स के पैसे मैनेज कर रहा था तो इसके पास सारे के सारे बिलियनियर्स के कॉन्टैक्ट्स भी थे और सभी के सभी इसको फंड मैनेजर ही समझते थे अंटिल 2005 के अंदर इसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल होती है। 2005 के अंदर एक माइनर लड़की कंप्लेंट फाइल करती है कि जेफरी ने उसको अपने आइलैंड के ऊपर बुलाया था और बुलाते टाइम उसको ये चीज बोली गई थी कि भैया उसको वहाँ पे मॉडलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उसको वहाँ पे क्लोथ पहनाए जाएंगे, उसका शूट होगा। एंड डेफिनेटली वहाँ पे शूट नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ और चीजें हुई जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी और तुम्हें वैसे भी समझ है। फिर जैसे एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल करी, उसको देख के दूसरी लड़की ने कर दी, दूसरी को देख के तीसरी ने कर दी और देखते देखते 50 लड़कियों ने कंप्लेंट फाइल कर दी और सभी की कंप्लेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज थी कि भैया हमको मॉडलिंग के लिए बुलाया गया, कुछ लड़कियों को बुलाया गया कि भैया आपके ऑडिशंस होने वाले हैं, कुछ लड़कियों को बुलाया गया कि वहाँ पे लोग हैं उनको मसाज देनी है, आप अपने अच्छे पैसे ऑफर करो और आपको मसाज देने के लिए बुला लिया जाएगा। और वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली गई और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भैया आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस आइलैंड के ऊपर हुई है उसको बाहर सर्कुलेट नहीं कर सकते। फिर 2005 के अंदर केस शुरू होता है, 2008 तक चलता है और 2008 के अंदर जेफरी एप्स्टीन को 18 महीनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। अभी हमारे देश की जेल और उनकी देश की जेल के अंदर ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी बलात्कार करता है चाहे वो बाबा क्यों ना हो, वो छूट आता है। हर 3-4 महीने में बेल मिल जाती है, बाहर ऐसे घूम रहा होता है जैसे बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, उसको तो जबरदस्ती फंसाया गया। पर यूएसए के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती और यूएस के अंदर ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन इकलौता ऐसा केस था जिसको सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा था। उसको वहाँ की जेल के अंदर ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे वो वहाँ का दामाद हो। जेफरी एप्स्टीन के लॉयर्स ने उसका हेल्थ इश्यूज का बहाना बनाया और सिर्फ 6 महीने के अंदर 69 अपॉइंटमेंट्स ले ली उस बंदे ने। 6 महीनों के अंदर अंदर वो बंदा 9 बार तो अपने घर चला गया था बेल के ऊपर और जिस टाइम पे वो जेल के अंदर भी रहता था ना उसको डेली 12 घंटे तक छूट होती थी कि वो जेल से बाहर जाके अपना बिजनेस कर सकता है। उसको मोबाइल फोन्स दे रखे थे, उसको टीवीज दे रखे थे, उसके लिए नौकर रखे हुए थे जेल के अंदर और ये चीजें ऑफिशियली स्टेटमेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। और जब जेफरी एप्स्टीन को पकड़ा जाता है ना उसके पीछे से उसके घर के ऊपर रेड होती है और वहां जाके पता चलता है कि वहां पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है जिसको आप लोग कल को यूज कर सकते हो। और उस टाइम पे जो भी FBI एजेंट थे और जो भी इन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उनका बहुत ओपनली कहना था कि भैया जेफरी एप्स्टीन को कोई ना कोई बंदा बचा रहा है और वो बंदा सिस्टम के अंदर ही छुप के बैठा है। और ये चीज यूएसए की पुलिस को तब पता चली कि जब भी यूएस की पुलिस वाले कभी भी प्लान बनाते थे ना कि भैया जेफरी एप्स्टीन तो पकड़ा गया, वो तो कुछ बोल नहीं रहा, एक काम करते हैं उसका डेटा रिकवर कर लेते हैं, डेटा गायब हो गया। तो एक काम करते हैं कि भैया उसके जो आसपास उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड या आसपास लोग उसके काम करते थे ना उनको पकड़ के उनसे बातें उगलवाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले ये चीज डिसाइड करते थे कि भैया किस आदमी को पकड़ना है, अगले दिन उसका मर्डर हो जाता था। जब तक जेफरी जेल के अंदर था ना 12 से ज्यादा लोगों का मर्डर हो गया था उसकी खुद की टीम में से। कुछ लोगों का बोला गया कि भैया ये लोग हार्ट अटैक से मर गए, कुछ लोगों का बोला गया कि भैया उन्होंने साइड कर ली। बट ये सारी चीजें दूर से देख के हर आदमी को शक हो रहा था कि भैया तो कोई नहीं करेगा और अगर कर भी रहा है तो 12 लोगों ने एक साथ कर ली। और 2008 में जब यहाँ तक केस पहुंचा था ना तब तक ये मीडिया के अंदर बात उड़ चुकी थी कि भैया जेफरी एप्स्टीन ने जो
रैकेट चलाया था उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व थे और वो बच्चों के साथ गलत काम तो करता ही था, साथ में ये बच्चे सप्लाई करता था। और ये बच्चे किसको सप्लाई किए जाते थे यूज करने के लिए, उनके नाम कभी पब्लिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट का भी नाम आ सकता है, बिगेस्ट साइंटिस्ट का भी नाम आ सकता है, पॉलिटिशियंस के भी नाम आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया एक पार्टी का नाम आएगा, दोनों जो भी कॉम्पिटिटिव पार्टीज थी, दोनों के अंदर जो नेता थे, दोनों उन चीजों में इन्वॉल्व थे। तो यूएस गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी कि भैया ये चीजें सामने आए। सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, प्रिंस, हर कोई इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था। फिर एकदम से पता क्या होता है, एक बंदा एंटर करता है पूरे के पूरे सीन के अंदर जिसका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा, और ये बंदा था अटॉर्नी ऑफ फ्रेडल। ये बंदा आता है और कहता है कि भैया पूरे के पूरे मैटर को ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। एक काम करो, जेफरी को बोलो कि भैया अपने 2-3 छोटे-छोटे गुनाहों को मान ले और 13 महीनों की जेल काट ले, उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाएगा और हम लोग ये प्रावधान लगा देंगे कि भैया कल को इसके ऊपर सेम चार्जेस के ऊपर दोबारा केस किया ही नहीं जा सकता। और सेम ऐसा ही हुआ, जो सजा पहले 18 महीनों की थी उसको 13 महीने कर दिया गया। और अभी तुम्हारे मन में आएगा कि भैया ये बंदा होता कौन है ये डिसाइड करने वाला? ये आदमी जज तो हो नहीं सकता जो आगे बोले कि भैया आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले। और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसने किससे पूछ के किया? जो विक्टिम्स थे वो तो अपना केस लड़ ही रहे थे ना। और यहाँ पे ना एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। इनका काम क्या होता है, जो भी कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चल रहे होते हैं ना, उसको दूर से देखते हैं और बोलते हैं कि भैया कहीं पे भी कोर्ट का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो कोर्ट चल रही है वो सरकार के पैसों से चल रही है। तो कोर्ट का टाइम जाया ना हो, लोगों का टाइम जाया ना हो और पूरे पैसे को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ये इनका काम होता है। और इस पावर का मिसयूज करते हुए इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर दी। और उस सेटलमेंट से हुआ क्या कि भैया जेफरी को एक प्रोटेक्शन मिल गई कि भैया कल को तुम्हारे ऊपर दोबारा केस ही नहीं होगा। बट एट द एंड उसके ऊपर केस हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया ने प्रेशर बना दिया था। फॉर्चुनेटली आज की डेट में भी यूएस के अंदर मीडिया तो जिंदा है ही। इंडिया में अर्नब जैसा बुरा हाल नहीं है कि भैया 12 साल मोदी की चटाई करी, उसके बाद कोई बात बुरी लगी होगी तो 2-3 वीडियो उसके खिलाफ भी बना दी। यूएस के अंदर आज की डेट में भी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, और यही सवाल पूछते पूछते कुछ मीडिया हाउसेस ने क्या किया, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेने शुरू कर दिए। अभी जेफरी हर मीडिया हाउसेस को पैसे दे के रखता था कि भैया मेरे केस को मत खंगालना। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर कुछ जगह पे नहीं भी चलता, पर गांधी तो हर जगह चलते हैं। तो काफी मीडिया हाउसेस जेफरी के पूरे कंटेंट को अवॉइड करने लग गए। और जो लोग उनका कंटेंट डाल भी देते थे, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी करते थे, तो उनको क्या किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। उनको बोला जाता था कि भैया तुमको मरवा दिया जाएगा एंड सो ऑन थिंग्स। और ये पूरी की पूरी चीज ना 2008 से लेके 2019 तक चली। 2019 के अंदर कुछ नए विक्टिम्स आए जिन्होंने ओपनली आके केस किया, मीडिया के अंदर आके अपनी बातें रखी और बहुत ज्यादा आउटरीच हुई। और उसी आउटरीच के चलते हुए कोर्ट ने दोबारा केस एक्सेप्ट किया और दोबारा केस को खोल दिया गया। और इस बार क्या हुआ, एफबीआई ने रातों रात जेफरी के घर पे रेड कर दी। रेड के अंदर उनको काफी सारे सेक्स टॉयज मिले, लुब्रिकेंट्स मिले, कंडोम्स मिले, क्लोथ्स मिले एंड काफी नए तरह के गैजेट्स मिले, जो एफबीआई भी अभी डिसाइड कर रही है कि इसका काम क्या होता था। और साथ में जो एफबीआई ने रिकवर किया वो करी पेन ड्राइव, सीडीज, हार्ड डिस्क, डिवाइसेस, जिसके अंदर काफी सारी वीडियोस थी। अभी विक्टिम्स पहले ही ये ब्लेम लगा चुके थे कि भैया उस बंदे के पास हमारी काफी सारी वीडियोस है, हमसे छुप के उसने रिकॉर्ड कर रखी और उससे हमको ये ब्लैकमेल करता है। और एफबीआई का पूरा ये प्लान था कि भैया हम सारे के सारे डेटा को कैप्चर करेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे, जिससे ब्लैकमेल ना किया जा सके। और जब उस डेटा को देखा गया तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें निकल के आई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। स्पेकुलेशन आने लगी कि भैया सऊदी के क्राउन प्रिंस से लेके यूएस के फॉर्मल प्रेसिडेंट तक, इवन करंट प्रेसिडेंट तक, डोनाल्ड ट्रंप भी उसका हिस्सा है। और जिस जगह पे ये पूरा का पूरा छापा मारा गया था, वहां पे फोटोज निकली थी हमारे बिल गेट्स की, इलोन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की, प्रिंस की, और भी जितने बड़े नाम तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, ऑलमोस्ट सबकी। और इस टाइम में ना कुछ रिपोर्ट्स के अंदर एक और चीज निकल के आई कि भैया जो जेफरी था ना, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं करता था। इस बंदे ने अपना एक 70 एकर्स का प्राइवेट आइलैंड ले रखा था, जिसके अंदर इसके पास 2 प्राइवेट जेट थे, एक बोइंग 727 प्लेन था, 2 हेलीकॉप्टर्स थे, और ये पूरा प्राइवेट आइलैंड ना आइसोलेट कर रखा था। इसके अंदर एक बड़ा मेंशन बना रखा था और ये बड़े बड़े बिलियनर्स को वहां पे इनवाइट करता था। और वहां पे इनवाइट करने के बाद उनको अलग अलग तरह के फेवर्स ऑफर करता था कि भैया आप अपनी चॉइस बताओ, वाइल्डेस्ट फैंटेसी बताओ, मैं पूरी करूंगा, और बदले में क्या चाहिए, दोस्ती, और तो कुछ चाहिए नहीं हमको। और ऐसे करके इसने बड़े बड़े बिलियनर्स को इन्वाइट किया, उनको दिखाया कि भैया ये चीजें तो बहुत कॉमन है। उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज को परफॉर्म किया और उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया। और वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते टाइम वो बिलियनर्स को नहीं पता था कि वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेफरी बिलियनर्स को भी ब्लैकमेल करता था। नहीं तो भाई तुम लोग खुद सोचो, एक बिलियनर जाके कोई ऐसे कर्म कांड कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड क्यों ही करना चाहेगा। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60,000 से 80,000 फोटोज हैं और वीडियोस का नंबर अलग है जो अभी तक बताई भी नहीं गई है। अभी जो करंट रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके अंदर 16 से 17 साल की बच्चियों को हजार डॉलर में बेचा गया था। जेफरी एप्स्टीन की चॉइसेस थी कि भैया उसको किस तरह की लड़कियां चाहिए। वो सिर्फ रशियन, यूक्रेनियन और 1-2 कंट्रीज की और लड़कियों में डील करता
करता था, वो हर किसी को उसकी वाइल्डेस्ट फैंटेसी पूछता था, उसके अकॉर्डिंग लड़कियां प्रोवाइड करता था और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। पहले उनको बुलाया जाता था ये चीज बोल के कि भैया आपको मॉडलिंग के लिए बुलाया जा रहा है या फिर किसी और काम के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता था, फिर ब्लैकमेल किया जाता था कि भैया बाहर जाके नहीं बतानी ये सारी चीजें। और इसकी डिटेल के ऊपर मैं आगे आता हूँ, पर पहले इन चीजों को कवर करते हैं। जेफरी के पास जो प्राइवेट प्लेन और जेट्स थे उसके अंदर पता चला कि एक साल के अंदर 6-6 हजार जवान लड़कियों को ट्रैवल करवाया जाता था आइलैंड के ऊपर, और उन सारी लड़कियों का ट्रैक रिकॉर्ड था। जेफरी के पास एक बुक थी जिसके अंदर हजारों मोबाइल नंबर्स थे और उसके अंदर हर वर्ल्ड के पावरफुल नेता या फिर लोगों के नंबर्स थे। एंड अभी की डेट में स्पेकुलेशंस है कि भैया ये सारी की सारी चीजें जेफरी सिर्फ और सिर्फ पावर कलेक्ट करने के लिए करता था, जिससे सारे के सारे बड़े नेताओं को और बड़े हस्तियों को ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करवा सके। और इसके पीछे भी एक आदमी का नाम आ रहा है, एक आदमी नहीं पूरी कंट्री का नाम आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट पहले 2019 वाले केस के ऊपर वापस चलते हैं जिसके अंदर FBI ने इनके घर के अंदर रेड मारी थी। उसके बाद इमीडिएटली इसको जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और जेल के अंदर इसकी हो जाती है हत्या। अभी सारी की सारी मीडिया इसको हत्या बोलती है, पर सरकार बोलती है कि भैया ये हत्या नहीं है, ये ना भाई उस बंदे ने ना खुद से सुसाइड कर ली थी। बट जिस टाइम पे जेफरी भैया ने खुद से सुसाइड करी है ना, उस टाइम पे उनकी हड्डियां कैसे टूट गई ये सरकार को नहीं पता। जिस टाइम पे जेफरी भैया ने सुसाइड करी है उसी रात को जो भी उनके गार्ड थे उनको नींद लग गई थी, दोनों को अचानक से, वैसे पूरी रात जागते हैं, एकदम अचानक से नींद लगी थी, कैसे वो इनको नहीं पता। और बाद में बहुत ज्यादा आउटरीच और बहुत ज्यादा तमाशा होने के बाद सीसीटीवी फुटेज को लीक किया गया और सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया कि भैया 1 मिनट की फुटेज गायब है। फिर पूछा गया कि भैया पूरी फुटेज है, ये 1 मिनट की फुटेज कहां गई? तो यूएस की सरकार बोलती है अरे यार वो जो हमारे कैमरा है ना ये थोड़े पुरानी क्वालिटी के, तो ये हर 24 घंटे बाद ना रिफ्रेश होते हैं, तो 1 मिनट का बीच में गैप आ गया होगा, ये तो टेक्निकल एरर है, हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। और जैसे 2019 के अंदर जेफरी मारा गया, जेफरी का पूरा केस खत्म हो गया, सिवाय एक चीज की, और वो उन डेटा के जो भी रिकॉर्ड किया गया था, वो सारा का सारा डेटा जो FBI ने पहले बोल दिया था कि भैया हमने सब कलेक्ट कर लिया और हम इसकी एक रिपोर्ट बना के पब्लिश भी करेंगे। बट उस टाइम पे बाइडन की सरकार थी और बाइडन की सरकार उसको पब्लिक नहीं होने दे रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ऑपोजिशन के अंदर थे और उन्होंने अपना पूरा कैंपेन किया कि भैया मैं रिपोर्ट्स लीक करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा ना भाई, मुझे वोट दो, मेरे आने के बाद एकदम रिपोर्ट यूं आ जाएगी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन के नारे लगाओ, मुझे वोट दो और मैं तुम्हें एप्स्टीन फाइल्स लीक करके दिखाऊंगा। सेम चीज लोगों ने करी, लोगों ने उसको भर के वोट दिए और एंड में होता क्या, जब ट्रंप चाचा बन गए थे अपने नेता, तो उन्होंने आगे बोला यार एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर ध्यान मत दो, एप्स्टीन फाइल तो बहुत पुरानी बात है और उसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स निकली है ना वो भी बकवास है, देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे, हमको ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और एप्स्टीन फाइल जैसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो पुराना FBI एजेंट था ना उसने फेंक दिया था ऐसे ही। और उसके बाद होता गया कि भैया ट्रंप के जो खुद के लोग थे वो उससे नाराज होने लग गए, उधर से ट्रंप की इलोन मस्क से फाइट हो गई और इलोन मस्क ने ट्वीट कर दी कि भैया ट्रंप खुद है एप्स्टीन फाइल्स में, तभी वो उसको लीक नहीं करना चाहता। और इस चीज से क्या होगा ना, ट्रंप के ऊपर 3 गुना प्रेशर आ गया कि भैया अब तो लीक करना ही पड़ेगा फाइल्स को। तो जो 30-40% यूएस के अंदर भी इंडिपेंडेंट मीडिया बची है, उन्होंने सवाल पूछे, थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया, थोड़ा बहुत जनता ने बोला, थोड़ा बहुत इलोन मस्क ने प्रेशर बनाया, तो एंड में क्या हुआ, फाइल्स रिलीज हुई, पर बहुत छोटी से नंबर के अंदर। उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं बिल गेट्स वहां है, उसके अंदर देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप वहां है, पर जिन भी लोगों को आप वहां पे देख रहे हो दैट डजंट मीन कि वो किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे, अनटिल अनलेस आपके पास वो फुटेजेस या फिर वीडियोस आ जाए जिसके अंदर कोई भी आदमी किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा हो। तो टोटल 80 से 60 हजार फोटोज और अभी कोई 400-500 फोटोज को ऑलमोस्ट लीक किया गया। और जब FBI से पूछा कि भैया इतनी थोड़ी फोटोज को क्यों रिलीज किया, तो वो बोलते हैं कि भैया हम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम कर रहे हैं, पर हम ना सारी फोटोज को कभी रिलीज नहीं करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि भैया सारी को क्यों नहीं करोगे, तो बोले कि भैया उसके अंदर ना न्यूडिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने बोला कि ठीक है भैया न्यूडिटी है तो उसको ब्लर कर दो, क्योंकि अभी भी जो भी फोटोज रिलीज हुई है ना उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप खड़े और साइड में लड़कियां खड़ी, तो लड़कियों के फेस को ब्लर कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया, जिससे पता चल रहा है कि ठीक है भैया डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अवेलेबल तो थे। सेम किया गया बिल गेट के केस में, सेम किया गया जेफरी के केस में और सेम बाकी जो भी लोगों की निकल के आई है उनके केस में। कुछ चैट्स निकल के आई है जिसके लड़कियों को बेचने की बातें हो रही है, थोड़े बहुत पासपोर्ट्स भी निकल के आए हैं इस चीज के अंदर। बट ना अभी की डेट में भी काफी सारी ऐसी चीजें जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पीछे एक फोटो रिलीज हो गई थी जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ना किसी लड़कियों के साथ खड़े थे और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर थोड़े टाइम में अपडेट आता है और उस फोटो को हटा दिया जाता है। और अभी जो वहां के FBI एजेंट है उनको ब्लेम किया जा रहा है कि भैया आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप लोग वो सारी की सारी चीजें पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो, आप वीडियोस पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो। और उसके ऊपर उनका कहना है कि भैया वहां पे ना छोटी छोटी बच्चियां इन्वॉल्व है और उनके साथ ना वही पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज करी जा रही है और वो सारी की सारी वीडियोस हम लोग ग्राफिक वीडियोस रिलीज नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। तो फिर उनको बोला गया कि भैया आप ब्लर करके कर दो, उन्होंने बोला भैया हम ब्लर करके भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो है। फिर उन्होंने बोला कि चलो भाई एक काम करो मत करो रिलीज, बता दो है कौन कौन, तुमने तो देखी है ना। तो उन्होंने बोला कि भैया हम तो कोई स्टेटमेंट देंगे ही नहीं और हम बता भी नहीं सकते हैं। अभी इसके ऊपर कितनी और फोटोज या वीडियोस निकल के आएंगी ये तो टाइम आने के ऊपर ही पता चलेगा, किस किस के नाम निकल के आएंगे, किस किस को एक्सपोज किया जाएगा, किस किस के ऊपर पोस्को एक्ट लगेगा और किस किस को जेल में भेजा जाएगा, ये टाइम बताएगा। पर जैसे गांधी इंडिया के अंदर चलता है वैसे ही गांधी यूएस में भी चलता है। तो लगता तो नहीं कि भैया यूएस का कुछ भी बिगड़ेगा, पर फिर भी देखते हैं कि क्या क्या और कितना कितना बिगड़ेगा। और कुछ कॉन्स्पिरेसीज ये चीजें भी बोल रही कि
सारी की सारी चीजें पावर कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने करवाई है। और ये इजराइल के नाम को बैक करने के लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बस मैं ऐसे ही 2-3 चीजें पढ़ के और सुन के बोल रहा हूँ। और तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और रावली हिल्स के ऊपर वीडियो अगली आ रही है, मेरे को कमेंट सेक्शन में भरना मत, बस इसके थोड़े टाइम बाद वही शूट करने निकलूंगा। बाय।